एक कलाकार के अंदर खुद को साबित करने का जुनून और उसके आवेग में किसी भी हद से गुजर जाना। मंजिल तक पहुंचने के लिए जिन अच्छे बुरे रास्ते पर हम चलते हैं वो ही हमारे सफर को और मुश्किल बना देते हैं। एक ऐसे ही सिंगर की कहानी है जिसकी आवाज कोयल की तरह है। और कोयल की आवाज की तारीफ तो आपने बहुत सुनी होगी आज तक, लेकिन एक अजीब सी बात बताऊं जिसको सुनने के बाद शायद अगर ये कोयल इंसान होती तो आप इसको जेल में डाल देते और कोर्ट में 100-200 केस भी चल रहे होते, क्योंकि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो हमेशा अपना अंडा किसी दूसरी चिड़िया के घोंसले में डाल देती है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कला मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी को 1940 के कोलकाता में सेट किया गया है, जहां की फिल्म इंडस्ट्री में एक गायिका की एंट्री होती है जिसकी आवाज कोयल से भी ज्यादा मधुर है। वो अपने गानों से कानों में मिश्री घोल देती है, हर कोई इस सिंगर का दीवाना हो जाता है और फिल्म निर्माताओं की लाइन इस सिंगर के आगे लगी रहती है। मिल रही सफलता के प्रभाव में आकर यह सिंगर खुद को सबसे ऊपर समझने लगती है और अन्य गायकों की फीस अपने हिसाब से तय करती है। और जब कला से एक इंटरव्यू में उसके भाई के बारे में पूछा जाता है जो कि सिंगर था, और साथ ही पास्ट के कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कला उनका जवाब नहीं दे पाती, जिससे कि हमें पता चलता है कि कला अपने अतीत से जूझ रही है। कला की कामयाबी के पीछे उसका एक काला सच है जो उसके गानों की कला पर काले साए की तरह मंडराता है। लेकिन फिलहाल तो कला एक बहुत ही फेमस सिंगर बन चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू चल रहा है और डायरेक्ट देश की प्रधानमंत्री को अपना फैन बना चुकी है। पेपर में फोटो भी आया है। लेकिन पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो सिंगर साहिबा की आवाज को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उल्टा इतनी ज्यादा नफरत करता है कि फोन पर हेलो तक सुनना नहीं चाहता। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि कला की माँ होती है, जिनका नाम उर्मिला है, जो एक्चुअली खुद अपने जमाने की मशहूर सिंगर रह चुकी है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ हिमाचल में कला के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी माँ उर्मिला उसकी संगीत गुरु है। लेकिन उर्मिला कला को गायिका के रूप में नहीं देखती और बचपन से ही कला अपनी माँ की संगीत की कला को पाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ को उसकी कला पर विश्वास नहीं है। और जब एक दिन उर्मिला कला को एक वाद्य यंत्र बजाना सिखा रही होती है तो यहाँ पर कला वो यंत्र ठीक से नहीं बजा पा रही थी। तब उर्मिला कला के ऊपर गुस्सा करती है और उसे बहुत चिल्लाती भी है, क्योंकि कल कला को एक स्टेज पर परफॉर्म करना है। अब अगले दिन उर्मिला एक शो में पहुंचती है जहाँ पर वो एक म्यूजिक डायरेक्टर से बात करती है, और यहाँ पर कई सारे और भी म्यूजिक डायरेक्टर आए हुए थे जो कि आज कला की परफॉर्मेंस को देखने वाले थे। जिसके बाद कला सॉन्ग गाना शुरू करती है और वो काफी खूबसूरत तरीके से इस सॉन्ग को गाकर खत्म करती है। और सॉन्ग खत्म हो जाने के बाद कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर कला की तारीफ भी करते हैं। ये देखकर कला भी बहुत खुश होती है और फिर थोड़ी ही देर के बाद स्टेज पर एक यंग लड़का सॉन्ग गाना शुरू करता है जो कि काफी खूबसूरत तरीके से गा रहा था। उसकी आवाज में जादू सा था और ये देखकर उर्मिला को उसकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। उर्मिला का उसका गाया हुआ गीत इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वो उसके गीत में खो जाती है। और ये सारी चीजें देखकर कला को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उर्मिला को वो लड़का इतना ज्यादा पसंद आया कि उर्मिला उसे अपने घर ले आती है, जिसका नाम जगन होता है। जगन इस दुनिया में अनाथ है और वो एक गुरुद्वारे में पला बड़ा है, इसलिए उर्मिला जगन को अपने बेटे के रूप में अपने घर ले आती है, जो देखकर कला को खूब जलन होती है, क्योंकि जो प्यार कला को मिलना चाहिए था वो जगन को मिल रहा था। अब उर्मिला के कहने पर कला जगन के लिए एक गिलास में गर्म दूध लेकर आती है और यही उसका एक मेन काम है कि वो रोज जगन को एक गिलास में गर्म दूध पिलाए। लेकिन कला को जगन से जलन भी हो रही थी, इसलिए वो दुखी होकर घर से बाहर भाग जाती है जहाँ पर बर्फ गिर रही थी। उसके पीछे पीछे जगन भी आता है और वो उसे सपोर्ट देता है। जिसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो जगन को ठंड लग जाती है, जिसकी वजह से उसे बुखार भी हो गया था। कला उसका बुखार चेक करती है और तभी यहाँ पर उर्मिला आ जाती है, जो डायरेक्ट आकर कला को चिल्लाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और कला ये सारी बातें सोच रही होती है और आज उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कि कई सारे लोग इस स्टूडियो में मौजूद थे और कला की एक लेडी सेक्रेटरी भी होती है। और जब ये सभी लोग म्यूजिक को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी कला की सेक्रेटरी एक अखबार लेकर अंदर आती है और वो इन सभी को बताती है कि फेमस सिंगर सान्याल जी का निधन हो चुका है। दरअसल चंदन लाल सान्याल एक बहुत ही फेमस सिंगर होते हैं। कला ने उनके साथ कभी काम तो नहीं किया, लेकिन वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए फ्लैशबैक की एक और स्टोरी दिखाई जाती है जब सान्याल, जगन, उर्मिला और कला साथ में थे। वो यहाँ पर कई सारी बातें करते हैं
और साथ ही उर्मिला सान्याल जी को सिर्फ जगन के बारे में ही बता रही होती है कि जगन बहुत ही अच्छा गाता है। और ये सारी चीजें देखकर कला की जलन जगन के लिए बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ पर जगन और कला आपस में बात भी करते हैं। दरअसल कला चाहती है कि उसकी माँ जगन की तरह ही उसका ख्याल रखे, केयर करे और उसके ख्वाब को लेकर सपोर्ट करे। साथ ही यहाँ पर कला जब उर्मिला के दरवाजे से झांकती है तो वो देखती है कि उर्मिला और सान्याल के बीच में नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर कला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बाहर आकर बैठ जाती है जहाँ पर जगन भी था। जगन उसे बताता है कि उर्मिला उसे लॉन्च करने वाली है और सान्याल ही वो आदमी है जो कि जगन को लॉन्च कर सकता था, इसलिए उर्मिला उसके साथ नजदीकियां बढ़ा रही थी। यहाँ पर जगन कला को बताता है कि उसे गाना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर उसकी लाइफ में गाना नहीं रहेगा तो समझ लो वो भी नहीं रह पाएगा। पर कला को भी वो सब कुछ चाहिए था जो कि जगन को मिल रहा है, क्योंकि कला का भी सिंगर बनने का एक बहुत बड़ा सपना है। अब अगले सीन में हम एक पार्टी का सीन देख पाते हैं जहां पर सान्याल और कला आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से कला सान्याल के साथ इमरान हाशमी बन जाती है, लेकिन सान्याल उसे दूर करता है। कला उससे कहती है कि जगन लॉन्च होने वाला है और शायद वो तुम्हें रिप्लेस भी कर दे। लेकिन यहाँ पर सान्याल उससे कहता है कि एक दिन जगन मुझे रिप्लेस करेगा, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब जगन को भी कोई रिप्लेस करेगा। हर एक चीज को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन संगीत को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जिसके बाद उस पार्टी में जगन सभी के सामने एक खूबसूरत गीत गाता है और जिस तरह से जगन गा रहा था उसका गीत सुनकर सभी लोग उसके गीत में खो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे जोर जोर से खांसियां चलने लगती है। अब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है, इसलिए वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं और जगन को अंदर ले जाने के बाद यहाँ बाहर कला सभी के सामने गीत गाना शुरू कर देती है और वो भी काफी खूबसूरत तरीके से गा रही होती है, इसलिए वो सभी को इम्प्रेस कर देती है। और यहाँ जगन के गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उससे बोलते भी नहीं बन रहा था। इसलिए कला और उर्मिला उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। वो लोग जगन का ट्रीटमेंट तो करते हैं, लेकिन जगन का हाल कुछ यूं हो चुका था कि उससे ठीक से बोलते भी नहीं बन पा रहा था और डॉक्टर ने भी उन्हें बता दिया था कि शायद जगन अब ठीक से नहीं बोल पाए। ये देखकर जगन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कला के सामने बहुत रोता है। वो उससे कहता है कि अगर संगीत उसकी दुनिया में नहीं रहेगा तो वो भी नहीं रहेगा। अब अगले सीन में हम फेमस म्यूजिक डायरेक्टर सामंत कुमार को देख पाते हैं, जो कि उस पार्टी में मौजूद थे जब जगन का गला खराब हुआ था। यहाँ पर सामंत कुमार जगन से कहते हैं कि उसने उसका गीत सुना है और वो गीत उसे बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए वो उससे वादा करता है कि जब उसका गला ठीक हो जाएगा तो वो उसके साथ पहली प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करेगा। अब सामंत कुमार अपने घर के लिए निकलने लगते हैं, जहाँ पर रात हो चुकी थी, इसलिए कला उन्हें रोकने के लिए कहती है और सामंत कुमार रुक भी जाते हैं। जिसके बाद रात को कला सामंत कुमार के पास जाती है और उन्हें एब्यूज करने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर सामंत कुमार को उसने मना लिया तो वो सिंगर बन जाएगी। अब उसी रात कला जगन के पास जाती है, जहाँ पर जगन काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि अपनी आवाज जाने के कारण अब वो कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन वो कला से कहता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन सामंत कुमार जब अपने घर के लिए लौट रहे थे तो वो यहाँ पर उर्मिला से कहते हैं कि उन्होंने कला का गीत सुना था और उसे उसका गीत बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए वो उसे कोलकाता प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते हैं। ये सुनने के बाद उर्मिला को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो कला को कोलकाता जाने से साफ मना कर देती है। ये सुनने के बाद कला को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब वो घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि जगन का कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और जब वो भागते हुए एक जगह पर जाती है तो वो देखती है कि जगन ने फांसी लगा ली है। ये देखकर कला पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बुरा हाल उर्मिला का था, क्योंकि वो उसे बेटे की तरह मानती थी। अब प्रेजेंट के सीन में हम कला को देख पाते हैं, जो कि ये सारी बातें याद कर रही होती है और थोड़ी देर के बाद उसके घर पर सामंत कुमार आता है, जो कि कला से रिकॉर्डिंग के बारे में बात करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर कला की सेक्रेटरी सामंत कुमार से कह देती है कि कला अभी घर पर नहीं है और उसे वापस भेज देती है। अब फिर से फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि कला बिना उर्मिला के परमिशन के रिकॉर्डिंग करने के लिए कोलकाता आ चुकी थी, इसलिए जब वो उर्मिला से बात करने की कोशिश करती है तो उर्मिला उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है और कॉल कट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कला की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि वो कई सारे लोगों को देखकर नर्वस थी, लेकिन सामंत कुमार उससे कहता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल होकर गाए। हालांकि कला कोशिश भी करती है, लेकिन वो ठीक ढंग से बिल्कुल भी नहीं गा पा रही थी। यहाँ पर टेक पे टेक होते जा रहे थे, लेकिन कला बिल्कुल भी नहीं गा पा रही थी। इसलिए आखिर में सामंत कुमार उससे कहता है कि शायद वो नहीं गा पाएगी, इसलिए वो उसे बाहर भेज देता है। बाहर आने पर कला बहुत ज़्यादा उदास थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो नहीं गा पाएगी। तभी बाहर सामंत कुमार आता है
और वो दोनों आपस में बात करते हैं। सामंत कुमार उससे कहता है कि अभी भी उसके पास एक मौका है, अगर वो जो कहे वो करेगी तो वो जरूर गाएगी। तब यहाँ पर सामंत कुमार कला से गंदी हरकतें करवाता है, जिसके बाद सामंत कुमार अंदर जाता है और अपने पार्टनरों से कहता है कि हमें कला को एक और मौका देना चाहिए। जिसके बाद कला बैठे बैठे जगन की कुछ बातों को याद करती है। जगन ने उसे बताया था कि वो किसी के लिए नहीं गाता है, बल्कि वो खुद के लिए गाता है। गाना उसकी सांसों में बसा हुआ है, कभी अपने लिए गाकर देख, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद कला तुरंत ही रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंच जाती है और वो काफी कॉन्फिडेंट थी, इसलिए कला बहुत ही अच्छे तरीके से उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करती है। तो सॉन्ग के लिए मौका तो मिल चुका था, लेकिन वो सुमंत कुमार के साथ वो सारी चीजें करती है जो कि कला को नहीं करनी चाहिए थी। अब फिल्म रिलीज होती है जिसमें कि कला का गाया हुआ सॉन्ग आता है और वो सॉन्ग पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आता है और सभी लोग उस सॉन्ग को एंजॉय भी कर रहे थे। अब धीरे धीरे कला के लिए सॉन्ग की डिमांड बढ़ने लगी थी और उसे कई सारे ऑफर्स भी आने लगे थे और अब वो धीरे धीरे खुश भी रहने लगी थी। साथ ही एक दिन उसके पास एक म्यूजिक डायरेक्टर आती है और वो चाहती है कि कला उनके लिए काम करे। इसलिए जब वो म्यूजिक डायरेक्टर कला से अपना नंबर मांगती है और जब कला उसे नंबर दे ही रही होती है कि पीछे से सुमंत कुमार आ जाता है और वो उसे रोक देता है। अब धीरे धीरे करके कला बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। कला ने सारे सिंगरों को पीछे छोड़ दिया था और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि सुमंत कुमार को भी उसने पीछे छोड़ दिया था। लोग सुमंत कुमार के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए कम आ रहे थे, जबकि कला के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जा रही थी। इतने फेमस हो जाने के बाद और इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी कला खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने अंदर एक गहरा राज दबाए हुई थी जो कि सिर्फ कला को ही मालूम है, क्योंकि उसे हर जगह जगन दिखाई देता है। कला ने जगन के साथ कुछ तो किया है, इसलिए कला को हर जगह सिर्फ वही दिखाई देता है। जो स्टारडम, जो पॉपुलैरिटी कला को मिली है, शायद ये सारी चीज जगन की होती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कला रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टूडियो में आती है। यहाँ पर कला सॉन्ग को रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो ठीक से नहीं गा पा रही थी। उसे घबराहट होने लगती है। हालांकि वो कोशिश करती है, लेकिन उसे चक्कर आने के कारण वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद कला की सेक्रेटरी कला की मदर मतलब कि उर्मिला के पास कॉल करती है और उन्हें ये सारी बातें बताती है। और जब कला की सेक्रेटरी कला के पास एक पानी का गिलास लेकर आती है तो कला को फ्लैशबैक का वो दूध का गिलास याद आ जाता है जो कि वो जगन को दिया करती थी। और एक दिन कला ने जगन के दूध के गिलास में मर्क्यूरी एसिड डाल दिया था और इसी को पीने के कारण जगन की आवाज चली गई थी। ये सारी चीजें करने पर कला को तो तब बुरा नहीं लगा था, लेकिन अब कला का यूं हाल हो चुका है कि उसने ढेर सारी नींद की दवाइयां खा चुकी थी। वो मेंटली रूप से पागल होने लगी थी। तब यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और वो कला को देखता है, जिसके बाद वो उसकी माँ उर्मिला के पास कॉल करता है और कला की कंडीशन के बारे में भी बताता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि कला अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उर्मिला यहाँ पर आ चुकी थी। वो डॉक्टर से बात कर रही होती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि वो मेंटली रूप से पागल होने लगी है, लेकिन उर्मिला को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो तुरंत ही कला के कमरे में जाने लगती है। और वो जैसे ही कला के कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि कला ने सुसाइड कर लिया था और जगन की तरह ही उसने भी फांसी लगा ली थी। क्योंकि कला गिल्ट में जी रही थी, क्योंकि उसने जगन की आवाज छीनी थी और आवाज उसकी जान थी। सान्याल ने भी बिल्कुल सही कहा था कि एक दिन सभी रिप्लेस हो जाएंगे, आखिर में जाके सिर्फ म्यूजिक बचेगा। तो दोस्तों, व्यक्ति या समाज के लिए कला की क्या उपयोगिता है, यह बहस का पुराना विषय है। कला के तमाम सिद्धांतों में करीब 200 साल पुराना सिद्धांत एक यह है कि कला को कला के लिए होना चाहिए। उसे किसी नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेखक निर्देशक अन्विता दत्ता की फिल्म कला का संबंध भी इनमें से किसी बात से नहीं है। साथ ही कभी किसी किताब को लेकर उसके कवर या इस मामले में किसी फिल्म को उसके पोस्टर से जज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अन्विता दत्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म कला का पोस्टर इसकी थीम को धोखा देता है, एक गायिका जो टॉपर पर है। लेकिन इस मामले में फिल्म की लेयर वाली कहानी को केवल एक पोस्टर द्वारा चित्रित नहीं किया जा सकता था। वैसे संगीत प्रेमियों के लिए किसी तोहफे की तरह है कला। फिल्म का हर एक फ्रेम किसी यादगार पेंटिंग की तरह दिल में उतर जाता है। और फिल्म में तृप्ति डिमरी, बबील खान और स्वातिका मुखर्जी लीड रोल में है। इरफान खान के बेटे बबील खान ने कला से अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। उनका रोल छोटा जरूर है, लेकिन उन्होंने इसमें खुद को साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी फिल्म में तृप्ति डिमरी यानी कला के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल के बाद तृप्ति डिमरी को एक बार फिर काफी स्ट्रॉन्ग किरदार मिला और उन्होंने इसके साथ पूरा न्याय किया है। और फिल्म की कहानी को एक ऐसे दशक में सेट किया गया है जब संगीत को अधिक तवज्जो दिया जाता था और गाने वालों को भी बहुत सम्मान दिया जाता था। ऐसे ही सिंगर की कहानी है कला, जिसे सम्मान के साथ पैसा भी खूब मिलता है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत सारे गमों से भरी होती है।
फिल्म की कहानी में आपको बहुत से ऐसे इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। लिरिक्स, म्यूजिक और डायलॉग इस फिल्म की सबसे खास बात है। फिल्म 40 के दशक की कहानी पर आधारित है, तो गाने भी उसी जमाने के लिए गए हैं जो कि कानों को सुकून पहुंचाने का काम करते हैं। सिनेमेटोग्राफी का लेवल बेहद शानदार है जो आपको उस दशक में ले जाएगा जहां जाना आपके लिए रियलिटी में बिल्कुल भी संभव नहीं है। कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है। विशेष रूप से तृप्ति डिमरी का किरदार आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। उन्होंने अपने किरदार से बेहद उम्दा काम किया है। उनकी आवाज से मासूमियत और आंखों से दर्द झलकता है। इनके अलावा बबील खान ने उम्दा एक्टिंग की है। उनका किरदार आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी इसकी गति जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों में स्लो है। इसी वजह से कहानी खींची हुई लगती है। साथ ही कला एक ऐसे माँ की कहानी है जिसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा गुरुद्वारा से उठाकर लाए गए गवैये से प्यार है, और इतना प्यार है कि उसे फिल्मों में मौका दिलाने के लिए वह उस वक्त के नामचीन गायक चंदन लाल सान्याल के सामने बिछने को तैयार हो जाती है। माँ से उसकी उम्मीद के मुताबिक गायकी ना सीख सकी कला मौका पाने का ये हुनर सीख लेती है। मौका मिलता है, शोहरत मिलती है, और शोहरत की बुलंदियों तक आने पर उसे याद आता है कि वह गवैया जिसका मौका उसने कभी धोखे से छीन लिया था। इसके बाद कला अपनी नजरों में जहां से गिरती है, फिल्म कला वहीं से शुरू होती है। समय के कालखंडों में आगे पीछे जाती ये फिल्म एक बार देखना शुरू करने के बाद खुद से दूर नहीं जाने देती। साथ ही फिल्म कला कई कलाओं से गुजरकर पूरा होता चांद है। इसमें गीतकार जो देखता है उसका नाम मजरूह है। वह कहता है दौर बदलेगा, दौर की ये पुरानी आदत है। एक संगीतकार मौका देने के नाम पर एक उभरती गायिका को भोग रहा है। उस गायिका को जिसको उसकी माँ ने बचपन में जो पहली सीख दी वह ये थी कि नाम के पहले पंडित लगाना चाहिए, बाद में बाई नहीं। वह बेटी जमाने के सीखे चलन के हिसाब से वहां तक पहुंचती है जब खुद को स्टार मेकर समझने वाले के हाथ से ऑटोग्राफ बुक छीन पब्लिक नए उभरते सितारे की तरफ भागती है। कला सिनेमा में होने वाली कलाबाजियों की कहानी भी है, और फिल्म में जिस तरह से हिमाचल की वादियों को दिखाया गया है बर्फ में फिल्म को अलग रंग देती है। फिल्म का चित्रकार बहुत खूबसूरत है, और इस फिल्म का संगीत फिल्म की कहानी का एक बहुत बड़ा किरदार है, और हर तरह के गाने इसको आगे बढ़ाते हैं। सभी कलाकारों का लुक और अंदाज बेहद सहज और 40 के दशक के अनुकूल है। साथ ही फिल्म में कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज बनते हुए बैकग्राउंड में दिखना और म्यूजिक की रिकॉर्डिंग के सुनहरे पल सभी देखना काफी बढ़िया लगता है। फिल्म की नायिका कला को सब दीदी कहते हैं, जो लगता है लता मंगेशकर से प्रेरित है। बाबिल का किरदार के एस सहगल से प्रेरित लगता है। इसकी गति धीमी है, इसकी वजह से आप कभी कभी बोझिल हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी कहानी और पात्रों के अभिनय से आपको बांधे रखती है। तृप्ति और बाबिल का प्रेम फिल्म की मुख्य कहानी में कहीं दब गया, लेकिन दोनों कलाकारों का अपनी आंखों से अभिनय आपका दिल में जगह करता है। और अन्विता दत्ता की कहानी का पूरा तामझाम कलात्मक है, और इसे देखने के लिए कला से प्यार के लिए जरूरी धीरज, समझ और ठहराव चाहिए। 1930-1940 के दशक की यह कहानी उस समाज की खबर देती है जब लड़कियों को उनके पति के घर भेजना ही माँ बाप का अंतिम लक्ष्य होता था। कला में यह बात खूब उभर कर आई। वास्तव में कला का सारा मामला इस बात के इर्द गिर्द घूमता है। कला लड़की है, इसलिए परिवार की विरासत को आगे नहीं ले जा सकती, लेकिन प्रतिभा संपन्न होना क्या उसकी गलती है? उससे दुर्व्यवहार की सजा भी अंततः उसे ही क्यों मिले? फिल्म में यह बातें भी उठती है, परंतु लेखक निर्देशक तटस्थ है, वह सिर्फ कहानी कहती है। कला पूरी कहानी में अकेली है, और कला की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए शोषण का शिकार भी वही है। कला के प्रति अन्विता दत्ता की तटस्थता फिल्म को कमजोर बनाती है, पर फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसका संगीत है। अमित त्रिवेदी ने गानों को सुंदर संगीत से पिरोया है। फिल्म में लगभग सभी गानों को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। स्वास्तिक मुखर्जी कला की मां की भूमिका में अच्छी लगी है, लेकिन इक्का दुक्का मौके पर उनका किरदार निखर कर आता है। अमित सियाल छोटे से रोल में जमे हैं। कला का इसलिए भी इंतजार था कि इसमें दिग्गज अभिनेता इरफान के बेटे बाबिल खान का सिनेमा में डेब्यू हुआ है। फिल्म में पूरी तरह से कला की कहानी है, इसलिए बाबिल की भूमिका सीमित है। उनके किरदार में विविधता नहीं थी और वह छोटे ट्रैक की तरह था। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि जितना काम बाबिल के हिस्से में आया उन्होंने उसे अच्छे से किया। यह फिल्म कला की दुनिया की बात करते हुए माँ बेटी के रिश्ते पर फोकस करती है, कला की दुनिया पर नहीं। फिल्म का आर्ट वर्क सुंदर और इसे आकर्षक ढंग से शूट किया गया है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे।